हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ब्रेन। तो फर्स्ट पार्ट में आपको बताया गया था नर्वस सिस्टम के बारे में और ब्रेन से संबंधित कुछ बातें बताई गई थी। तो ये सेकेंड पार्ट है और इसमें स्पेशली आपको ब्रेन के बारे में डायग्राम के साथ में बताया जाएगा कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, इसके साथ में उनमें कौन सी ग्लैंड्स हैं, उनके क्या फंक्शन हैं, और इसके साथ में आप ब्रेन से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे। जैसे कि बहुत लोग जो शराब पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं, तंबाकू टोबैको लेते हैं या अन्य कोई नशा करने वाली चीज़ है, उनका ब्रेन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें और भी आप जानेंगे। तो आइए चलते हैं, समझते हैं वीडियो में। तो देखिए, जो ब्रेन है, तो ब्रेन के बाहर ये जो नीले रंग से दर्शाया गया है, ठीक है, तो ये एक प्रकार से क्या होता है, एक तरल पदार्थ होता है, ठीक है, लिक्विड होता है, जिसका क्या नाम होता है, सीएसएफ होता है। इसी को हम सीएसएफ कहते हैं। सीएसएफ का पूरा नाम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये क्या होता है, तो देखिए जो फ्लूइड है, ये जो लिक्विड है, ये यहाँ से लेकर के नीचे की ओर ब्रेन जो है किससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है रीढ़ की हड्डी से, जिसमें क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड, तो उससे कनेक्ट होता है। तो ये जो सीएसएफ है, ये ब्रेन से लगा करके जो रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड है, उसके बाहर भी ये मिलता है, यही सीएसएफ। ये एक प्रकार से क्या करता है, ये सुरक्षा का काम करता है। जैसे हमारी खोपड़ी जो है, जो ब्रेन अंदर, ये जो लसलसा ब्रेन है, इसको बचाने के लिए बाहर एक हड्डी का बना क्रेनियम होता है, ठीक है। तो उसी तरह से अंदर भी एक प्रोटेक्शन लेयर है, पाई जा रही है, और ये लिक्विड है जिसको हम क्या कहेंगे, सीएसएफ कहेंगे। ये बचाता किससे है, जो जैसे कोई झटका, चोट, कभी आप गिर गए तो एक तरह से जो शॉक होता है, जो झटका होता है, उसको सोख करके ये आपको बचा लेता है। मतलब जैसे कि कार में एयर बैग होते हैं, एक्सीडेंट होने से पहले एयर बैग खुल जाते हैं, तो आपको क्या है, वो एयर बैग झटके से बचाता है आपको। उसी तरह से आदमी कभी गिर जाता है, उसके चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो ब्रेन को बचाने के लिए एक ये फ्लूइड यहाँ पे दिया है, ताकि उसको कम से कम झटका, जर्क लगे और वो सुरक्षित रहे। ये ब्रेन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड के चारों तक पाया जाता है। इसके साथ में हम बात कर देते हैं कि ये जो होता है, एक प्रकार का टिश्यू होता है, ठीक है, ऊतक होता है, और वही फ्लूइड में कन्वर्ट होता है। फिर बात करते हैं कि ये जो है सीएसएफ, ये एक दिन में लगभग आधा लीटर तक बनता है और दिन भर में लगभग 3 बार बनता है। मतलब इसके बनने की स्पीड देखिए आप कितनी तेज है कि ये लगभग सीएसएफ जो है आधे लीटर तक बन रहा है और एक दिन में लगभग 3 बार ये नया बनता है। अब ये क्या करता है, जो भी खाना पचता है बॉडी में, ठीक है, पचने के बाद अब ब्रेन को भी तो पोषक पदार्थ चाहिए, तो ये यहाँ से ब्रेन को सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट मटेरियल की, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। इसके साथ में यहाँ से जो भी हार्मफुल, जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको जो है ब्रेन यहाँ से दे देता है सीएसएफ को, ताकि ये उसको आउट करने का प्रोसेस करे। इसीलिए इसको कंटिन्यू कहीं ना कहीं ये 3 बार दिन भर में कम से कम बदल रहा होता है, नया बन रहा होता है, क्योंकि यहाँ से एक्सचेंज करने का काम कर रहा होता है, लेन देन कर रहा होता है, अच्छी चीज़ें दे रहा होता है, खराब चीज़ें ले रहा होता है। आगे बात करते हैं कि सेरेब्रम क्या होता है। तो देखिए, ये जो वाला पार्ट है, 1 2 3, यानी कि फ्रंटल, पेरिटल और ऑक्सीपिटल, यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ से लेकर के, इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम सेरेब्रम कहेंगे। सेरेब्रम को आप इस तरह से समझिए, सारा भ्रम, सेरेब्रम यानी सारा भ्रम, यानी जितने भी भ्रम से संबंधित, भ्रमित करने वाली चीजें, ठीक है, जो होती हैं, वो सभी सेरेब्रम से कनेक्टेड होती हैं। और यार ब्रेन का मेजर पार्ट होता है, लगभग 80% जो भाग होता है वो सेरेब्रम ही होता है। अब जैसे कि कहा गया है कि सेरेब्रम सारा भ्रम, सारा भ्रम का मतलब कि जैसे आपने किसी को मार्केट में देखा और आपने सोचा कि अरे मैंने इसको कहीं देखा है, कहीं देखा है, शायद इसको कहीं देख चुका हूं मैं, यानी आपका एक भ्रम भी पैदा कर रहा है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जो थिंकिंग वाला मामला है, ठीक है, मेमोरी वाला मामला है कि अरे शायद इसको कहीं देखा है, अरे तुम तो वैसे लगते हो, ठीक है, तुम उसकी तरह काफ़ी लग रहे हो, पता नहीं वहाँ पे मैंने जब गुजरा तो शायद मुझे कुछ भूत जैसा दिखाई दिया या वहाँ पे कुछ अजीब सी चीज़ दिखाई दी। तो कहने का मतलब जितने भी थिंकिंग वाले मामले हैं, रीजनिंग वाले मामले हैं, ठीक है, तो ये सभी काम इसी में होते हैं। तो ये एक शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए बताया जा रहा है आपको कि सेरेब्रम मतलब सारा भ्रम, तो सारा थिंकिंग पावर यहीं पे होता है। तो जैसे कि बताया गया आपको कि भाई ये जो सेरेब्रम है, ये किन से मिलके बनता है, फ्रंटल, पेरिटल और ऑक्सीपिटल, इन तीनों को सामूहिक रूप से हम क्या कहेंगे, सेरेब्रम कहेंगे। और ये जो होता है, ये वॉलंटरी एक्टिविटी को हमारे कंट्रोल करता है। ये वाला जो हिस्सा होता है 80% वॉलंटरी, मतलब जो भी हमारी ऐच्छिक क्रिया है, जो हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे हमें हाथ, ठीक है, वहाँ पे ले जाना है, उसको पकड़ना है ना, उसको मारना है, ये उठाना है, ये रखना है, ये चलना है, अभी बोलना है,
है ना, अब इसके बारे में विचार करना है। तो जो भी हमारे कंट्रोल में है, जो हम अपनी इच्छा से करते हैं, ठीक है, वो सभी जो एक्टिविटी होती हैं इसी सेरेब्रम से कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। तो मेमोरी, लर्न, स्किल, आप कोई चीज़ सीख रहे हैं, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, कोई आप पिछला रिकॉल कर रहे हैं चीज़, याद की हुई चीज़ को, तो सारी चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। हंसना हो गया आपका, रोना हो गया, इसके साथ में जो आपके अनुभव होते हैं लाइफ के, वो भी सब इसी से रिलेटेड होते हैं। तो आगे बात करते हैं हम एडल्ट ब्रेन के बारे में। तो देखिए जो ब्रेन है ये 0 से लेकर के 6 साल की उम्र तक में बच्चे में जो है एक एडल्ट के ब्रेन के साइज का तो वो हो जाता है इतने साल में, लेकिन जो उसके अंदर डेवलपमेंट है, न्यूरॉन्स का होना, उसके सोचने समझने की शक्ति का जो विकसित होना है, वो लगभग 40 साल की एज तक चलता रहता है। तो जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, अब उनको स्कूल का वर्क है, ट्यूशन है, कोचिंग है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, तो बहुत कुछ इनके पास रहता है। अब ऊपर से प्रेशर पेरेंट्स का ज़्यादा कि भाई ये बनना है, ये करना है, तो मतलब देखिए उसी तरह से है कि बच्चों को इतना प्रेशर ना दिया जाए कि जैसे कि मान लीजिए कोई 10 साल का बच्चा है और उसे कहा जाए कि आप जो है 10 किलो का सामान उठाइए, 5 किलो उठाइए, तो उतना तो वो किसी तरह उठा सकता है, कर सकता है। लेकिन अब उससे कहा जाए कि नहीं आपको 50 किलो का सामान, 100 किलो का सामान उठाना है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो मतलब हर चीज़ की अपनी एक कैपेसिटी होती है। तो उसी तरह से जो ब्रेन है, अभी जो बच्चे 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, जो पढ़ाई कर स्टडी कर रहे हैं, तो उनको भी उतना ही प्रेशर दिया जाए जितना वो हैंडल कर सके। अब उनको अनलिमिटेड प्रेशर दे दिया गया, वो 24 घंटे पढ़ाई ही कर रहे हैं। कितनों का स्कूल आना जाना, कोचिंग जाना, इसी में टाइम वेस्ट है, अलग से उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इस वजह से बच्चे बहुत सारे बीमार भी होते हैं। तो ये पेरेंट्स थोड़ा ध्यान दें कि बच्चों पे इतना प्रेशराइज करके उनसे काम करने की प्रक्रिया ना कराई जाए, क्योंकि जब उनके पास क्षमता ही नहीं है, उतनी वो भी कैपेसिटी ही नहीं है, भाई वो जो बच्चा 10 साल का है वो सामान अभी उठाने के लायक ही नहीं हुआ उतना, और उस पर ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं तुम्हें 50 किलो की बोरी उठाना ही है ना, 100 किलो की उठाना ही है, तो वो धीरे धीरे अभी ब्रेन ही नहीं डेवलप हुआ ठीक तरह से, तो उसको तो 40 साल तक का समय लग रहा है ना। तो उसको धीरे धीरे, इसीलिए जो गवर्नमेंट है जो किताबें बनाती है, जो उनका टाइम दिया है कि इतने समय तक उनको पढ़ना है, उनको इस लेवल की किताबें पढ़ना है, कक्षाएं भी होती है। ऐसा तो गवर्नमेंट नहीं करती कि नहीं एक ही कक्षा में, कक्षा 10th में हो तो सारी जो है 12th की किताबें, 11th की किताबें, ग्रेजुएशन की किताबें सब पढ़ लो यहीं पर, नहीं, उसका एक स्टेप बाय स्टेप उनको पता है कि डे बाय डे कैसे ब्रेन डेवलप होगा, उसकी क्षमता बढ़ेगी और अगली कक्षा में जा करके वो इस लेवल तक की चीज़ों को हैंडल कर सकता है। तो इस तरह से अगर बच्चों को ट्रीट करें तो काफ़ी बच्चे जो है अपनी हेल्थ को सही रख पाएंगे, उनके लाइफ से तनाव, स्ट्रेस कम रहेगा और अच्छा वो पढ़ाई में परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो आगे बात समझते हैं हम बात करते हैं ब्रेन के अलग अलग पार्ट के बारे में, जैसे कि फ्रंटल। तो देखिए फ्रंटल मतलब ये जो सामने का हमारा, ठीक है, ये वाला जो एरिया है इसी को फ्रंटल लोब कहते हैं, सामने का, इसी को फोर ब्रेन भी कहते हैं, और इसको कमांड सेंटर कहा जाता है। मतलब जितना भी कमांड देना है बॉडी में, चीज़ों को करवाना है उनको, ठीक है, तो वो सभी इसके पास चीज़ें होती है। भाई हर चीज़ का हेड ऑफिस होता है ना, पुलिस का हेड ऑफिस होता है, कमांड सेंटर होता है, उन्होंने आदेश दिया यहाँ जाना वहाँ जाना, ऐसे करना है। तो वैसे ये भी क्या है, कमांड सेंटर है। अब ये कौन कौन से काम कर रहा है, जैसे कि मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, थिंकिंग कर रहा है, मेमोरी वाली चीज़ें हैं, याददाश्त वाली चीज़ें हैं, चलना है, ठीक है, खाना है, तो मूवमेंट चल रहा माउथ का। इसके साथ में बिहेवियर है, किसी से बात करने का तरीका है ना, तो बर्ताव कैसे किसका होता है। और जो रीजनिंग वाली है, किसी ने पहेलियाँ आपको दे दिया कि ये पहेली सुझाओ, इसको बुझाओ, कैसे करना है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं सारी हमारे फ्रंटल लोब से कनेक्टेड होती हैं। आगे बात करते हैं दूसरे लोब के बारे में, जिसका नाम है पेरिटल, ठीक है। तो पेरिटल में क्या होता है, इसको आप 3T समझ लीजिए, इससे फंक्शन को 3T यानी 3T। तो पहला टी हो गया टेम्परेचर, दूसरा हो गया टेस्ट, तीसरा हो गया टच। तो ये सारे जो काम है टच करने का, टेम्परेचर से रिलेटेड, और इसके साथ में जो टेस्ट है, हमने कुछ खाया, पानी के बतासे खाएं, तो टेस्ट जो हमको पता चला वो किस ब्रेन के हिस्से से पता चला, पेरिटल से पता चला। के साथ में हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग करना हमारा, बोल करके मन में पढ़ना, तो रीडिंग का वो भी यही इम्प्रिंट कर रहा होता सारी चीज़ों को। सेंसेशन, हमें किसी चीज़ के लिए सेंसेशन फील होता है, ठंडी गर्मी चीज़ें, सेंसेशन हमें फील हो रहा है, महसूस हो रही है चीज़ें, तो वो ये कर रहा होता है। या एक बात और, इसकी स्पेशलाइजेशन आप समझ लीजिए कि जैसे जो लोग अंधे होते हैं और वो किसी दुकान में बैठे हैं, ठीक है, तो कुछ लोग उनको पैसे देते हैं कि ठीक है ये सामान लिया हमने, तो आप ऑब्जर्व करिएगा कि जो ब्लाइंड लोग हैं तो वो पैसे को, सिक्के को, या जो भी उनको नोट, जो भी चीज़ दी जा रही है, तो उसको टच करके उसको पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये कितने का है सिक्का। तो ये वाला जो काम है, किसी चीज़ को महसूस करके, टच करके उसके बारे में पता लगा लेना, उसकी एग्जैक्टली चीज़ों को समझ लेना, ये सारा काम पेरिटल पर होता है। या आप समझ लीजिए कि आप किसी रूम में गए और वहाँ पर अचानक लाइट चली गई, अंधेरा हो गया, और आप कुछ ढूंढने के लिए गए थे, तो आप फिर हाथ से ऐसे जो है
पता करते हैं, टच करते हैं कि अच्छा ये यहाँ पे रखा था, ठीक है, ये चीज़ है, यानी उसके शेप के आधार पर, ठीक है, क्योंकि अब दिखाई तो आपको दे नहीं रहा, उसके शेप पे, स्ट्रक्चर के आधार पर, उसकी बनावट के आधार पर आप टच करके उसको कंफर्म कर पाते कि हाँ ये वही चीज़ है, हाँ ये बॉटल है, हाँ ये ग्लास है ना। तो ये इस तरह से जो चीज़ें आपको पता चल जाती हैं, उसके पीछे ये पेरिटल लोब जिम्मेदार होता है। यानी अगर कोई व्यक्ति इस तरह से चीज़ों को टच करके, आभास करके नहीं समझ पा रहा है, छू करके उनको, तो आप समझ जाइएगा कि इस ब्रेन के पार्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। उसी तरह से जो स्पीकिंग, रीजनिंग, थिंकिंग, ये मोमेंट वाली प्रॉब्लम थी, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो इसका समझ जाइए कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम है। आगे बात करते हैं ऑक्सीपिटल लोब के बारे में। तो देखिए ऑक्सी में आप देखिए तो पहला लेटर ओ है, ठीक है, ओ लगा हुआ है। तो जैसे जो चश्मा होता है तो जनरली पहले गोल शेप के बनते थे, लोग देखते हैं इस तरह से दूरबीन लगा करके, तो ये गोल शेप बना है। तो ओ मतलब आप समझिएगा देखना, ठीक है, यानी इसका संबंध किससे हो रहा होगा, देखने से। एक समझने के लिए ट्रिक है कि आप ऐसे समझिए कि चश्मा जनरली जैसे गांधी का चश्मा है तो उसका फ्रेम गोल है जहाँ से देख रहा है, तो गोल का मतलब क्या है, देखने वाला। ओ का मतलब क्या है, देखने संबंधित। यानी जो आपको विजुअल वाली चीज़ें हैं, दिखाई जो दे रही हैं, वो ऑक्सीपिटल लोब की वजह से हो रही है। यानी हमारी आंखों का कनेक्शन कहाँ है, पीछे, ऑक्सीपिटल ये पीछे के साइड पे आएगा, ठीक है। और इसके साथ में आपको आपने कोई चीज़ देखी, आप उसको कलर के आधार पे जो डिसाइड कर पाते हैं, अच्छा ये इस कलर का है, ये पिंक है, ये येलो है, ये रेड है, ठीक है, या उसका शेप के आधार पे कि अच्छा ये गोल है, ये जो है ट्राइंगल फॉर्म में है। तो ये सारे जो डिसीजन हैं इस तरह के, वो यहीं पर से होते हैं ऑक्सीपिटल लोब से। किन्हीं को प्रॉब्लम होगी, किसी को अगर, तो समझ जाइएगा इस ब्रेन के हिस्से में प्रॉब्लम आ गई है। आगे बात करते हैं सेरेबेलम के बारे में। देखिए जैसा कि नाम है इसका, सेरेबेलम यानी सारा बैलेंस, सेरेबेलम सारा बैलेंस। तो बॉडी का जो भी बैलेंसिंग का मामला है, ठीक है, तो वो सेरेबेलम की वजह से होता है। कभी कभी आप घर की छत पे, बाउंड्री पे, दीवार पे आपने ट्राई किया होगा वॉल पे चलने के लिए, तो आप एक हाथ बाहर निकाल करके, है ना, अप डाउन करके, ठीक है, जैसे जो लोग रस्सी पे चलते हैं तो वो तो प्रैक्टिस करके उस पतली पे। लेकिन आप भी कभी कभी खेत की मेड़ हो गई, कोई ऐसा छोटा सा सकरा पार्ट हुआ, हिस्सा हुआ जिस पर आप चलने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने हाथों को फैला लेते हैं। ऐसे नहीं आप पहले चले, और ये आपको किसी ने कहा नहीं है कि आप हाथों को फैलाइए, ठीक है, आप अपना बैलेंस बनाने के लिए हाथ को फैला करके ऐसे अप डाउन, कभी इधर गिर रहे तो इधर कर लिए, इधर गिर रहे तो इधर कर रहे हैं। ये जो आप कर रहे हैं, ये जो आपको, ये जो सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपको जो जानकारी मिल रही है, वो यहीं से मिल रही है कि नहीं नहीं आप जो है पहले से हाथ फैला लीजिए, आप गिरने वाले, इधर वाले को अप कर दीजिए, इधर को डाउन कर दीजिए। तो ये इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन जो है सेरेबेलम ही दे रहा है। इसको हिंड ब्रेन कहते हैं। और बता दें कि इसको छोटा ब्रेन भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको सेकंड ब्रेन नहीं कहते। बहुत लोग बताएंगे कि ये सेकंड ब्रेन है, दूसरा ब्रेन है, तो ये दूसरा ब्रेन नहीं है, ये क्या है, ये छोटा ब्रेन है। आपने एक मूवी देखी होगी नाना पाटेकर की, जिसमें उसके पीछे जो है, यहाँ पर जब कोई मार देता है तो कहता है नहीं नहीं इधर मत मारो, इधर छोटा मगज होता है। मगज मतलब दिमाग को, ब्रेन को मगज भी बोलते हैं, ठीक है, एक कॉमन ऐसे भाषा में। तो यहाँ पे वो कह देगा कि यहाँ पे छोटा दिमाग होता है या मगज होता है, तो यहाँ पे मत मारो। और वाकई में अगर सेरेबेलम पर अच्छे से चोट पड़ जाए तो व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है। ये उसके लिए बहुत ही खतरनाक मामला है। तो कभी भी कोई भी किसी के इस हिस्से पे, पिछले हिस्से पे ना मारे, ठीक है। तो ये मेन तो इसका बैलेंसिंग आपको बता दिया गया। आगे बात करते हैं कि जो सेरेबेलम है, बैलेंस बनाने के साथ साथ में कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन वही सामंजस्य बनाना, ठीक है, जैसे अप डाउन, इधर गिर रहे हैं तो इधर ऊपर कर लिया, तो जो भी बताया गया था, सामंजस्य बना रहा है। मसल का कंट्रोल इसके पास होता है, मांसपेशियों का जो कंट्रोल है, भाई हमें हाथ इतना ही लेके जाना है, मेरी वस्तु यहाँ तक में मिल जाएगी, मुझे इतना फैलाना है, मुझे इस नाले को पार करना है तो मुझे कितनी टांग फैला करके जंप करके जाना है। तो मस्कुलर जो कंट्रोल है वो इसके पास होता है, मांसपेशियों का। इसके साथ में आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो सेरेबेलम है, पूरे ब्रेन की अगर बात करें तो ये जो हिस्सा होता है ये सिर्फ 10% होता है। सेरेबेलम जो है पूरे ब्रेन की तुलना में सिर्फ 10% होता है। लेकिन इसके पास जो न्यूरॉन होते हैं, जितने न्यूरॉन पूरे ब्रेन में होते हैं उसके आधे न्यूरॉन इसके पास होते हैं। मतलब है छोटा सा, बट इसके पास न्यूरॉन ढेरों पड़े हुए हैं, है ना, ढेरों मतलब आधे न्यूरॉन इसके पास है, जबकि जगह छोटी। मतलब कहते हैं कि कमरा छोटा है लेकिन वस्तुएं उस घर में जितनी रखी हैं उसकी आधी वस्तुएं उस कमरे में किसी तरह से रखी गई हैं। इस तरह से आप समझ लीजिए। और समझ लें थोड़ा इसके बारे में कि जो शराब लोग जो पीते हैं, ठीक है, तो उनकी बॉडी क्या है, बैलेंसिंग फॉर्म में तो नहीं रहती है, वो बहकते रहते हैं, है ना। आप इस तरह से समझिए थोड़ा कि ये जो सेरेबेलम है, ये जो
स्नेक यानी जो रेप्टाइल जो सरीसृप वर्ग होता है फाइलम का, ठीक है, इनके ब्रेन में ये कम डेवलप होता है। सेरेबेलम जो ये जो सरीसृप होते हैं, सरीसृप के एग्जाम्पल कौन होते हैं, जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गया, मगरमच्छ, इनके ब्रेन में जो है सेरेबेलम कम विकसित होता है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि ये एनिमल कभी भी सीधे स्ट्रेट एक बैलेंस फॉर्म में नहीं चलते। सांप तो बिल्कुल भी नहीं चलता, बहुत ज़्यादा लहरदार गति है। छिपकली भी कभी आप चलिएगी, ध्यान दीजिएगा कि एक पंजा इधर तो फिर उधर रखेगी, फिर इधर रखेगी, थोड़ा तिरछा चलते हो आपको समझ में आएगी। मगरमच्छ का भी यही है, पैर रखने का सिचुएशन, कभी वो स्ट्रेट सीधे नहीं चल पाते। रीज़न है उनके पास सेरेबेलम जो है बहुत ही कम विकसित होता है। उसी तरह से शराबी में क्या होता है, हालांकि शराबी में ऐसा नहीं है कि वो कम विकसित है, विकसित उसमें भी है, लेकिन जो अल्कोहल जब ज़्यादा पीते हैं तो उसका जो डिस्टर्ब करने का मामला है, गड़बड़ करने का मामला है, शराब जो है सेरेबेलम को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। तो इसलिए उनकी चाल जो है बहकती रहती है, वो एक जगह बैलेंस फॉर्म में नहीं रहते हैं। इसके साथ में जो सेरेबेलम है ये हमारी भाषा से भी संबंधित होता है, यहाँ तक कि ध्यान से भी। तो अगर किसी का ध्यान नहीं लग रहा है, भाई ध्यान न लगना मतलब क्या है कि उसका बैलेंस नहीं वहाँ पे हो पा रहा है, वहाँ पे व्यवस्थित नहीं हो पा रहा है, तो ध्यान में भी ये बैलेंसिंग फॉर्म का मामला आता हो, ना कि सिर्फ चलने पर ही, ठीक है। तो किसी का ध्यान कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, बहक जाता है इधर उधर बार बार, यानी उसके सेरेबेलम के प्रॉब्लम की वजह से है। आगे जानते हैं ब्रेन के अगले पार्ट के बारे में, जिसको हम कहेंगे ब्रेन स्टेम। तो देखिए जैसे कि इसका नाम है ब्रेन स्टेम, स्टेम मतलब क्या होता है, तना। तो आप पेड़ में देखिए कि पेड़ में क्या होता है, तना होता है। तना क्या करता है, नीचे जो जड़ें रहती हैं, जड़ों से जो भी फूड मटेरियल जो भी चीज़ें आती हैं उसको तने के जरिए, यानी तना एक पाइपलाइन है, उसके जरिए प्लांट्स के बाकी हिस्सों पहुंचाता है। ये जो ब्रेन स्टेम है ये कनेक्टेड होता है किससे, स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड जो कि रीढ़ की हड्डी के बीच में होता है, धागे जैसी पतली संरचना होती है। तो जितना भी इंफॉर्मेशन है, अब देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, जैसे स्पाइनल कॉर्ड है तो स्पाइनल कॉर्ड से 31 पेयर जो है, ये पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, यहाँ पर से क्या है जो है नर्वस सिस्टम, जो पूरा नर्व्स है वो फैली हुई है और सब जगह गई हुई है। कितनी, 31 पेयर। ये लीवर पे गई हुई है, किडनी पे गई हुई है, इंटेस्टाइन पे गई हुई है, बॉडी के हर पार्ट में गई हुई है, ठीक है। तो वहां से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, जो भी वहां पे प्रॉब्लम हुई, जो भी डाइजेशन हुआ, जो भी प्रोसेस हुई, उसको कलेक्ट करके इंफॉर्मेशन को स्टेम के जरिए ब्रेन के, बॉडी के जो है ब्रेन में वहां पर पहुंचाने का काम करता है। और फिर ब्रेन उसके अकॉर्डिंग जो मैसेज पहुंचा उसके अकॉर्डिंग आदेश करता है कि क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग वो हार्मोन केमिकल निकालेगा कि अब क्या बॉडी में करना है। तो इसलिए इसको स्टेम कह रहे हैं, क्योंकि ये बीच में एक कनेक्टिविटी का काम कर रहा है ब्रेन स्टेम, और चीज़ों को ऊपर पहुंचा रहा है और ऊपर की सिग्नल्स को नीचे लाने का काम कर रहा है। तो आप ब्रेन को समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये प्लांट है, ऊपर की शाखाएं हैं, ब्रांचेज हैं, और नीचे से जो है स्पाइनल कॉर्ड ने सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया। इसके अलावा इसके बहुत सारे काम है, जैसे कौन कौन से काम है, तो देखिए जैसे कि ब्रेन में पहला लेटर क्या है, बी है, तो आप समझ लीजिए बीपी, ब्लड प्रेशर से इसका कनेक्शन होता है। बी से ब्रीथिंग भी होता है ना, सांस लेने से भी कनेक्टेड होता है। इसके साथ में बीट, किसकी बीट, हार्ट बीट, तो हार्ट बीट का भी इससे जो है कनेक्शन होता है। अलर्टनेस, आप कितने सतर्क हैं। वैसे बहुत लोग होते हैं कि बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पर भी तो थोड़ा अलर्ट रहते हैं कि हाँ चोर ना आ जाए, मोबाइल ना छीन ले जाए, कुछ ना ले जाए। कुछ लोग रिलैक्स ऐसे चुपचाप पड़े, उन्हें कोई मतलब ही नहीं होता, वो किसी अलग दुनिया में डूबे रहते हैं। तो जो लोग हमेशा अलर्ट फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, तो उनका मतलब ये बढ़िया से ब्रेन स्टेम जो है इंफॉर्मेशन को पहुंचा रहा है, सही से काम को कर रहा है। इसके साथ में सोने का जो मामला है, डाइजेशन का जो मामला है, वो भी सब इससे कनेक्टेड है। इसके साथ में आप खाना निगल रहे हैं, भाई खाना आपने यहाँ तक तो अंदर ले गया, लेकिन अब उसके अंदर नीचे उसको निगलाने का काम आपने यहाँ से तो पीछे धकेल दिया, लेकिन वो गले से जो उतरेगा, ठीक है, तो वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो ऑटोमेटिक यहाँ की नर्व्स जो है उसको हलचल पैदा करके नीचे धकेलने का काम करती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो आपको शायद अंदर उंगली डाल करके उसको ठेलना पड़ता कि नहीं भाई अंदर जाओ, ठीक है। तो निगलने का काम भी यहीं पर होता है। आगे आप ये समझ लीजिए कि ब्रेन स्टेम इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर ये कभी डैमेज हो जाए, ठीक है, तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये एक तरह से हमारी बॉडी में जो स्वचालित ऑटोनोमस मोड पे जो ऑर्गन काम कर रहे हैं, स्वयं अपना काम कर रहे हैं, है ना, जैसे डाइजेशन हो गया, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑटोनोमस मोड पे। इनको कोई नहीं कह रहा कि नहीं आप करो, ये काम करो, खाना तो आपने खा लिया, अब खाना अंदर और डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया, ठीक है, एयर आ रही। देखिए कुछ लोग स्पाइनल कॉर्ड को जो है तो
ये कहते हैं कि ये बॉडी का दूसरा ब्रेन है, जबकि देखिए ऐसा नहीं है। दूसरा ब्रेन इसको कहीं पर भी ऐसा नहीं बताया गया है, कहीं पर ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो बॉडी का दूसरा ब्रेन है। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि देखिए इसके पास अपनी थिंकिंग पावर नहीं होती, सोचने की कोई कैपेसिटी नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड के पास में, इसलिए हम इसको ब्रेन नहीं कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। लेकिन हाँ, इंटेस्टाइन में जो हमारा इंटेस्टाइन है, जो आते हैं, जो डाइजेशन का काम कर रही हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो वहाँ पर कुछ साइंटिस्ट ने ऐसा पाया है कि जो नर्वस सिस्टम, ऐसी नर्व्स हैं कि जब कभी कभी ब्रेन कहीं पे बिजी होता है तो उस समय वहाँ पर के जो नर्व्स हैं वो डाइजेशन के कुछ प्रोसेस को चलाने का काम करती हैं। थिंकिंग पावर उनके पास भी नहीं है, वो अपना वहीं पर चला लेंगी। तो देखिए रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड है ये तब रिएक्ट करती है जैसे आपके हाथ में कोई गर्म चीज़ टच कर गई, तो वो सिग्नल पहुंचता है सबसे पहले रीढ़ की हड्डी के पास। ठीक है, तो वो अभी ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता, लेकिन ये पहले ही, ठीक है, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है सूचना ये खुद उसको, जो यहाँ की सेल्स होती है उनको दे देती है कि हाथ हटाइए, ये ठीक नहीं है। और बाद में फिर जो सिग्नल पहुंचता है ब्रेन तक में, तब उसको बाद में पेन फील होता है, दर्द फील होता है। तो इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं कि तुरंत कोई चीज़, यानी रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब है कि कोई चीज क्रिया हुई और उसके प्रति तुरंत प्रतिक्रिया हुई, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये वाला काम का जो कनेक्शन है, जो मामला है, जो रिलेशन है, वो यहाँ की रीढ़ की हड्डी से, स्पाइनल कॉर्ड से है। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड के पास जो होता है, तो जो हमारी यूरिनरी पाउच है, यानी जिसमें पेशाब कलेक्ट होता है जिस थैली में, तो जब आपको टॉयलेट लगती है तो उसका जो सेंसेशन पहुंचता है ब्रेन तक, फिर टॉयलेट जाना है कि नहीं जाना, उसका कंट्रोल जो है स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है। तो वहाँ पे कंट्रोल रखता है कि भाई अभी जाए कि ना जाए। तो ये इसका यहाँ पर एक तरह से ये वाला भी काम करता है। आगे बात करते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा के बारे में। तो मेडुला ऑब्लांगेटा देखिए ब्रेन स्टेम के बाद का ये वाला पार्ट है और ये इसी के साथ जुड़ा हुआ है ब्रेन स्टेम के साथ में। तो ये क्या करता है, जैसे आपको छींक आ रही है, आप कुछ चीज निकल रहे हैं, तो उसका कनेक्शन जो है मेडुला ऑब्लांगेटा से होता है। इसके साथ में जो उल्टी आपको फील हो रही है, जमाई हो आ रही है ना, तो ये इसी से कनेक्टेड होता है। इसको जीवन रेखा भी कहा जाता है। यहाँ पर जो है इनवॉलेंट्री एक्टिविटी का कनेक्शन इससे होता है, यानी जो भी हमारी बॉडी में ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि ब्रेन स्टेम में भी ये चीज़ था कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटी, हार्ट बीट वगैरह जो है हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये ब्रेन स्टेम का ही पार्ट है। इसीलिए ये दोनों काम एक ही तरह के लगभग कर रहे होते हैं, कुछ अलग चीज़ें भी यहाँ पे ये हो रही हैं। तो मेडुला ऑब्लांगेटा भी क्या करता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है, जो इन्फॉर्मेशन उसको पहुंचाने का काम करता है। आगे बात करते हैं पॉन्स के बारे में। तो ये वाला हिस्सा जो होता है ये पॉन्स है। पॉन्स क्या करता है, ये सोने और जागने की जो साइकिल है, ठीक है, रिदमिक जो साइकिल है, जो सर्केडियन साइकिल है, उस पर ये अपना नियंत्रण रखता है। इसके साथ में जो फेस के एक्सप्रेशन होते हैं, किसी ने कुछ कह दिया आप उदास हो गए, किसी ने आपको अच्छी खबर दे दी आप खुश हो गए, है ना, तो चेहरे में अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन बनते रहते हैं। तो ये एक्सप्रेशन बनाने का काम जो है ये पॉन्स करता है। आगे हम बात करते हैं टेम्पोरल लोब के बारे में। टेम्पोरल लोब देखिए क्या होता है, इसको, इस हिस्से को बोलते हैं कनपटी, और कनपटी को अंग्रेजी में टेम्पल भी कहा जाता है। तो ये वाला हिस्सा जो है ये टेम्पोरल लोब है। अब इसके अंदर जो चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी चीज़ें, नर्व्स हैं, जो भी ऑर्गन हैं, वो कैसे क्या काम करते हैं तो समझते हैं। जो आप इसका पहले फंक्शन समझ लीजिए कि जो टेम्पोरल लोब है ये भाषा को समझने में मदद करता है। जैसे कोई छोटा बच्चा है वो कुछ बोल रहा है ना, तो छोटे बच्चे वैसे भी उनकी आवाज़ साफ नहीं होती, वो कुछ ना कुछ बनावटी फॉर्म में बोल रहे होते हैं, वो प्रयास कर रहे हैं बोलने का, तो आप समझने का प्रयास करते हैं कि अच्छा बच्चा क्या कहना चाह रहा है ना। तो जो भाषा समझने का मामला, या जानवर ही गुस्सा कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो लोग जानवर को भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या, किस तरह की स्पीचेस निकाल रहा है, ये डरावनी है या कुछ मांग रहा है ना। तो जो समझने का काम होता है लैंग्वेज का, वो टेम्पोरल लोब कर रहा होता है। इसके साथ में लोगों का जो बर्ताव है, बिहेवियर है, उसको समझने का। भाई किसी ने आपको टॉन्ट मारा, घुमा करके बात कोई कह दिया, आपके कपड़ों के पर कमेंट कर दिया, कुछ भी घुमा करके, तो ये समझना कि नहीं इसने जो बोला है वो मेरे लिए ठीक बोला है या खराब बोला है। ये इस तरह की चीज़, जो डिसीजन है वो यही वाले हिस्से करते हैं। ऑडिटरी, सुनने का जो मामला है वो यहीं से कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं उस हिस्से की कि कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि भाई आप बैठे हैं, आपका ब्रेन कहीं पर स्टडी में लगा हुआ है और तेजी से आपको किसी ने पीछे से आवाज़ दिया, तो उस समय क्या होता है, आप चौंक जाते हैं। तो ये जो चौंकने के पीछे कारण है कि ब्रेन उस समय पढ़ाई में लगा हुआ था
और पीछे की जो रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड है उस समय वो एक्टिव रहती है और वो उस आवाज़ को सुन करके फिर ब्रेन को सिग्नल देती है और फिर वो उसके प्रति प्रतिक्रिया करती है, जिसको रिफ्लेक्स एक्शन बताया गया था, जो कि बकवास है, बिल्कुल बेकार की चीज़ है। यहाँ पे आप समझिए कि जो सुनने का जो भी मामला है वो ऑडिटरी से, और ऑडिटरी कहाँ पर है, टेम्पोरल लोब पर है। तो ये वाला जो ब्रेन का हिस्सा है ये उसके रिस्पॉन्सिबल है। कैसे क्या होता है यहाँ पे प्रोसेस, आप इसको पूरा समझ लीजिए कि देखिए ब्रेन को ये पता होता है कि भाई किसी ने आवाज़ साउंड निकाली, साउंड की अपनी एक पिच होती है, हाई लो होती है। तो एक नॉर्मल जब कोई बोलता है वो चाहे आगे से बोले चाहे पीछे से बोले तो आप उसके लिए नॉर्मल प्रतिक्रिया करते हैं। लेकिन आप कहीं पर पढ़ रहे कुछ कर रहे हैं और अचानक से कोई पीछे से या कहीं से भी कोई बोले, इसका मामला पीछे का ही नहीं है, बट आप देख नहीं रहे, आपका ध्यान वहाँ पे नहीं है, बस बात इतना है। आप चाहे ऐसे कर रहे हो चाहे सामने से बोल रहे हो दूर से, लेकिन आपका ध्यान नहीं है वहाँ पर। तो यहाँ पे आगे पीछे वाला तो मामला हटा दीजिए कि पीछे से बुलाने पर चौंक जाते हैं, आगे से बुलाने पर भी लोग चौंक जाते हैं, बस आवाज़ तेज होनी चाहिए। तो जब भी कोई तेज आवाज़ में साउंड करता है तो देखिए अभ्यस्त जो होता है माइंड, वो एक नॉर्मल आवाज़ के लिए नॉर्मल प्रतिक्रिया करने के लिए अभ्यस्त होता है, ठीक है। लेकिन जब कोई तेज से करता है तो आपने डेसिबल में साउंड को पढ़ा ही है कि इस डेसिबल की साउंड इतने लेवल की होती है, तुम्हारे ठीक है, खराब है, कर्कश लगेगी, ठीक है, 60 से लेकर 70-80 तक के बीच में, ठीक है, नॉर्मल वाली बात हो जाती है। लेकिन जब कोई हाई लेवल की पिच करता है तो ब्रेन, जो टेम्पोरल लोब है, ऑडिटरी जो सेंटर है, यहाँ पर जो सुनने वाले जो सेंटर है, जो क्षेत्र है टेम्पोरल लोब पर, वो ये पाते हैं कि ये जो भी साउंड आई है ये बहुत ही एबनॉर्मल है, बहुत हाई लेवल की है, ये कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ये सिग्नल को कैप्चर करता है, उसकी साउंड को, और ये क्या करता है, ये उस इंफॉर्मेशन को भेजता है हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस के पास जाता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये एक हार्मोन रिलीज करवाता है। किडनी के ऊपर एक एड्रिनल ग्लैंड पड़ती है, ठीक है, दोनों किडनी के ऊपर टोपी नुमा होता है, कैप लाइक होता है, तो वहां पर एड्रिनल ग्लैंड मिलती है। तो हाइपोथैलेमस को इसने सिग्नल दिया, हाइपोथैलेमस ने उस एड्रिनल ग्लैंड को सिग्नल दिया। एड्रिनल ग्लैंड निकालती है एक हार्मोन को जिसको कहते हैं एड्रिनेलिन। अब एड्रिनेलिन क्या होता है, जब ये निकलता है तो ये बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट का मोड एक्टिव करता है, कि मतलब या तो लड़ो या तो भागो, और एक फ्लाइट का भी होता है, या तो डर के वहीं पे रहो, कुछ ना कुछ, तो ये मामला यहाँ पे क्रिएट करता है। तो जब जो है साउंड तेज आती है, टेम्पोरल लोब का जो ऑडिटरी सेंटर है उसको कैप्चर करता है, हाइपोथैलेमस को सिग्नल देता है। हाइपोथैलेमस को ये पता चलता है कि कुछ एबनॉर्मल चीज़ है, बहुत लाउड कुछ आया है, कुछ सिग्नल हमें बताया खतरे का। तो खतरा होने पर ये तुरंत एड्रिनल ग्लैंड से एड्रिनलिन निकालेगा, एड्रिनलिन हार्मोन निकालेगा। एड्रिनलिन हार्मोन बताया गया है कि वहाँ पर या तो लड़ो या तो भागो। तो कुछ एबनॉर्मल हुआ है जिसकी वजह से एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है, और एड्रेनलिन क्या करता है, ये एक प्रकार से स्वाभाविक रक्षात्मक प्रतिक्रिया करता है। भाई स्वाभाविक रक्षात्मक का मतलब क्या है, एड्रेनलिन हार्मोन ये बताता है कि या तो लड़ो या तो भागो, या तो लड़ करके रक्षा करो या तो भाग करके रक्षा करो। तो इसलिए बॉडी इस चीज को सामंजस्य नहीं बन पाता और वो शॉक कर देती है कि कुछ अब हमें करना है, कुछ भागना है, अलर्ट होना है, भागना है या तो लड़ना है। तो इसलिए बॉडी चौंक जाती है, और इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, वो थ्योरी बिल्कुल बेकार की चीज़ है। तो इसका कनेक्शन यहाँ से होता है कि व्यक्ति क्यों पीछे से या कहीं से बुलाने पर भी चौंक जाता है, ये रीज़न है, क्योंकि वो अनदेखी चीज़ है, अनजानी चीज़ है। उसको जब तक वो विजुअलाइज नहीं कर रहा, देख नहीं पा रहा, समझ नहीं पा रहा अपने दुश्मन को, तो तब तक वो भय बना हुआ है। जब वो देख लेता है कि अरे तुम हो, तुरंत रिलैक्स, फिर तुरंत एड्रेनलिन जो है वापस से हार्मोन्स को निकालना बंद कर देता है कि नहीं नहीं भाई, तो भाई ये तो अपना ही है, ऐसे ही डरा रहे थे। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। आगे बात करते हैं कि इमोशन का कंट्रोल भी इसी के पास होता है। तो हमारे पास जो इमोशंस हैं, ठीक है, बहुत सारे, उसका भी कंट्रोल इसके पास होता है। इसके साथ में अभी की या पुरानी कोई भी याद है, भाई किसी ने आपसे सुबह कुछ कहा, कल कहा, 1 हफ्ते पहले कहा, 2 साल पहले कुछ कहा था, 5 साल पहले कहा था, ये जो पिछली यादें हैं, अभी की यादें हैं, ये सब वापस से आपको चीज़ें जो याद आ जाती हैं, कभी कभी आप उनमें डूब जाते हैं ना, तो ये सब टेम्पोरल लोब से ही कनेक्टेड होता है। यहीं पर वो मेमोरीज इस तरह की पड़ी रहती हैं जो आती जाती रहती हैं। और एक बात आपको बता दें कि ब्रेन से अगर आपको सही तरह से काम लेना है तो ब्रेन में हर चीज़ भरी ही नहीं रहनी चाहिए, ब्रेन को खाली भी थोड़ा रखना चाहिए। भाई कोई कमरा है और आपको वहाँ पे कोई सामान निकालने जाना है, तो अगर आप फुल कमरे को भर करके रखेंगे तो आप सामान को ठीक से नहीं ढूंढ पाएंगे, पता नहीं कहाँ पे कौन सी चीज़ पड़ी हुई है, ठीक से एनालाइज नहीं कर पाएंगे, हिल डुल नहीं पाएंगे। उसी तरह से ब्रेन में भी अगर बहुत सारे ओवर थॉट्स पड़े रहेंगे तो ब्रेन का फंक्शन पर भी असर पड़ता है।